और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। केंद्र की तरफ से प्रदेश का कर्ज लिमिट घटाने के मामले में सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने की जो सीमा पहले 14,500 करोड़ थी वो इस साल कम से कम 16,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत इसमें 5,500 करोड़ की कटौती कर दी गई, जो अपने आप में बड़ी चुनौती है और इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। कांग्रेस की सरकार को बने तकरीबन 6 महीने का समय होने वाला है और जिस प्रकार से पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला और 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज हमारी सरकार को मिली, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव जो है कर्जे का सरकार के ऊपर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अपने कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए हैं और हमेशा एक प्रयास किया है कि हमें जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सबसे पहले ठीक करना है और उस काम में लगे भी हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि अगर आप बात करें कि पिछले साल जो कर्जा लेने की हमारी जो सीमा थी वो 14,500 करोड़ रुपया, तो एकदम उसको जो है 5,500 करोड़ रुपया घटा दिया गया, वो केवल 8500 करोड़ रुपए रहे। अब आप बताएं, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर साल चीज महंगी होती है, तो अगर वो पिछले साल 14,500 करोड़ थी तो इस बार वो कम से कम 16,000 से ऊपर होनी चाहिए थी और वो उल्टा जो है उसमें 5,500 रुपए की कटौती की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी भारत सरकार ने एक नई बंदिश और लगाई है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए हम वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जितने भी फॉरेन के बैंक्स हैं उनसे जो हम एड लेके प्रोजेक्ट्स को अपने राज्य के अंदर चलाते हैं, उसमें भी उन्होंने कैपिंग कर दी है कि 7,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा आप नहीं ले सकते हैं। तो ये अपने आप में दोनों चीज़ें हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने वाली है। इसमें निश्चित तौर पे जब आपके पास पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, तो आपका विकास में बाधा जरूर आएगी। तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। हमने देखा कि किस तरह से सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी केंद्र पर हमला बोला है। खास तौर पर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश का जो कर्ज लिमिट घटाया गया है इससे सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा यहां पर आंकड़े भी प्रस्तुत किए और कहा कि किस तरह से जो महंगाई है वो प्रभावित करती है विकास को और अगर कर्ज लेने की सीमा जो है वो कम की गई है तो इसका सीधा असर जो है वो राज्य के विकास पर पड़ेगा और अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम लगातार कहते रहे हैं कि अगले 10 सालों में वो हिमाचल प्रदेश को सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे और उसी डायरेक्शन में लगातार यहां पर काम भी हो रहा है। कई अहम फैसले सुक्खू कैबिनेट ने लिए हैं। लगातार उनका दिल्ली का भी दौरा रहा है। तमाम अहम केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर रहे हैं और सिर्फ राज्य की विकास की ही यहां पर बात सामने आ रही है। और ऐसे में अब केंद्र की तरफ से प्रदेश का जो कर्ज लिमिट घटाया गया है उस पर लगातार राज्य सरकार हमलावर है और केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार बयानात का सिलसिला भी जारी है। हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, इस अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि जो कर्ज लिमिट घटाई गई है उसको लेकर राज्य सरकार हमलावर है, खासतौर पर केंद्र पर लगातार निशाना साध रही है। क्या कुछ कहना रहा आज नरेश चौहान का? बिल्कुल ही ना, लगातार हम कह सकते हैं प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है और पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश है। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर पहले जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद से ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते रहे। ऐसे में जो पूर्व की सरकार है उसके द्वारा कर्ज जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ दिया गया है उससे प्रत्येक व्यक्ति अगर कहीं हिमाचल प्रदेश का तो वो बड़े आर्थिक बोझ के अंदर है और ऐसे में विकास कार्य प्रभावित पूरी तरह से हो रहे हैं। उसके बाद फिर दिल्ली की यात्राएं मुख्यमंत्री की हुई, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात हुई और जब हिमाचल प्रदेश वापस आए तो फिर केंद्र की तरफ से जो
सूचनाएं जारी की गई, नोटिफिकेशन हुई, उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो लोन लिमिट थी उसके ऊपर एक बैरियर लगा, घटाया गया। और जो एजेंसीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, इन तमाम एजेंसीज से भी कर्ज की लिमिट को तय किया गया, कम किया गया। तो उसके ऊपर अब केंद्र सरकार हिमाचल कांग्रेस के और हिमाचल प्रदेश सरकार के निशाने पर है। और लगातार कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए जहां लोन लिमिट बढ़नी चाहिए थी, जो बाहरी एजेंसियां हैं, वित्त पोषित एजेंसियां हैं, उनसे लोन लिमिट जो है उसकी सीमाएं बढ़नी चाहिए थी, उसको उल्टा घटाया गया है महंगाई के इस दौर में। और विकास कार्य प्रभावित इन चीज़ों से हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार ठाकुर सुखविंदर सिंह काम कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से कर रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज के लीडर्स से कर रहे हैं, तो उससे कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है कि किसी भी सूरत में हिमाचल प्रदेश की विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया जाएगा। और चाहे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, हिमाचल सरकार का कर्ज लेना मजबूरी जैसी बन गया है, क्योंकि जो लोन हिमाचल सरकार ने लिया है उसको चुकाने के लिए भी, उसकी किश्त की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, ब्याज की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति को समझा जा सकता है, लेकिन कोशिशें हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। और अब हम इन तमाम बयानों को, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, बिल्कुल राजेंद्र, और लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से बयान सामने आता है, उस पर भी लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के मकसद से हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाने जा रहा है। ये प्रतियोगिता 24 और 25 जून को शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के मैदान में आयोजित की जाएगी और इसमें नेता, अधिकारी, न्याय और प्रेस से जुड़े लोग क्रिकेट मैदान में चौके छक्के लगाते नजर आएंगे। हमारी एक सोच थी कि हम एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं जिसमें क्रिकेट का आयोजन होगा 24 और 25 तारीख को जून में। और ये हमारी सोच ये है कि जिस प्रकार से नशे में युवा बच्चे और साथी जा रहे हैं, तो हमारी मुहिम ये होनी चाहिए कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से, एक मैसेज के माध्यम से अपने युवा साथियों को और बच्चों को नशे से दूर रख सके। हमें लगता है उससे सबसे बेहतर यही है कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। अगर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो नशे से दूर रहेंगे। नशा और जिस प्रकार से फैलता जा रहा है समाज में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सरकार संभाली है उसके बाद ये पहली ऐसी मुहिम चलाई है कि जो हिमाचल प्रदेश में बच्चे और नौजवान साथी जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश को नशे से मुक्त करना है। तो उस मुहिम में हमने भी अब ये एक छोटा सा प्रयास हमारी संस्था ने चाहा कि हम जो एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं जिसका एक मैसेज जाए लोगों के बीच। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र कुमार ने मंडी से कांग्रेस पर हमला बोला। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने है। इस दौरान केंद्र की उपलब्धियां बताते हुए महेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी कभी हारती नहीं बल्कि जीतती है और सीखती है। जहां जो कमियां रही होती हैं उनमें सुधार किया जाता है। सालों में लोगों ने कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जाना है और पहचाना है, और उनका चेहरा सबके सामने। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दुनिया और देश मोदी जी को देख रही है और मोदी जी के कामों को देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती या तो सीखती है। तो हम सीखते हैं और जीतते हैं और अनवरत चलते रहते हैं। और ये अब सब कारण और निवारण ये सब लोगों के पास है। और वोट आप परसेंटेज के हिसाब से आप कर्नाटक में देखोगे तो हमारे और उनके वोट में कोई अंतर नहीं है। हार जीत का मार्जिन कुछ और हो सकता है, लेकिन जितना वोट उनका मिला उतनी वोट हमको भी मिला है। इसलिए हम हारते नहीं। संपर्क से संवाद का कार्यक्रम 21 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक चलाएंगे, जिसमें घर घर जाकर के 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी बीच में आप सब लोग जानते हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। उस योगा दिवस के कार्यक्रम को भव्यतम स्वरूप देने के लिए भी पार्टी इस कार्यक्रम को करेगी।
महिला पहलवानों के समर्थन में ऊना महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, जिसमें ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा शर्मा ने केंद्र पर सांसद बृजभूषण सिंह को बचाने का आरोप लगाया और इस मामले में आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। इस तरह से हमारी पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर जो दुष्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से घसीटा गया है, उन सभी चीज़ों का मैं कड़े शब्दों में सभी मेरी ब्लॉक महिला कांग्रेस की जो महिला साथी है सबकी तरफ से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। आरोग्य भारती के सहयोग से एनआईटी हमीरपुर परिसर में उत्तर क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। इस मौके पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित, एनआईटी के निदेशक सूर्यवंशी, आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल मेहता, डीसी हेमराज बैरवा, एसपी आकृति शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने इस मौके पर कहा कि आज पर्यावरण पूरे विश्व का अहम विषय बन चुका है और विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में पीएम मोदी ने भी कहा है कि पर्यावरण को बचाना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए। रूप से मैं संस्कृत प्रेमी हूँ और हम प्रयत्न ये करते हैं कि जितनी भी सांस्कृतिक संरक्षा की जा सके वो किया जाए। लेकिन आप लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और आपसे निवेदन इस नाते का हो क्योंकि समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। हिमाचल में जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस पर सबसे अधिक अगर उद्वेलित करने का काम कर सकोगे तो आप लोग कर सकोगे नशा को खत्म करने के लिए। आज पर्यावरण एक चिंता का विषय बन चुका है और मैं समझता हूं कि ये पूरे विश्व का विषय है, न केवल भारत का या उत्तर भारत का। विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को ये कहा जब भी इसकी बात हो रही थी कि भाई भारत को कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह भारत की प्रतिबद्धता है, पर्यावरण मजबूरी नहीं है। विश्व के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। भारत सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करने का काम करता है। मुझे लगता है कि सबको भी, हर नागरिक को इसके विषय में सोचना चाहिए। केलांग बस अड्डे में 14 लाख से निर्मित ई बस चार्जिंग स्टेशन का विधायक रवि ठाकुर ने लोकार्पण किया। साथ ही विधायक ने यहां केलांग से मनाली के लिए इलेक्ट्रिक बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक रवि ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि केलांग डिपो के कार्यशाला परिसर में छत का निर्माण और स्टाफ क्वार्टर को भी प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाएगा। विधायक ने यहां दारचा पंचायत के योचे गांव से रिवालसर और पदम से अंबाला के लिए जल्द ही बस सेवा शुरू करने की भी जानकारी दी। के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। जिला लाहौल स्पीति में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर कई प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। लाहौल साइकिल एसोसिएशन द्वारा केलांग बस अड्डे से विश्व साइकिल दिवस पर पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। विधायक रवि ठाकुर ने साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर केलांग बस अड्डे से स्टिगरी हेलीपैड की ओर रवाना किया। 10,050 फुट से भी अधिक ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में साइकिल रैली के आयोजन में 20 के करीब युवाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विधायक रवि ठाकुर, आयुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार और सहायक आयुक्त ने भी साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल चलाने की प्रेरणा दी। साइकिलिंग दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखता है और एक ये स्पोर्ट भी है, क्रीड़ा का भी भाग है। और ख़ास तौर से हमारा लाहौल स्पीति का इलाका, यहाँ पर पूरे विश्व भर से भी लोग आए हैं और पहले क्रॉस कंट्रीज भी हुई है यहाँ पर। हम इनका हमेशा समर्थन देते हैं। आज प्रशासन से जिलाधीश महोदय भी आए हैं यहाँ अपनी टीम के साथ और इनको प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा धनराशि भी मुहैया कराते हैं और आगे भी इनकी पूरी मदद करेंगे। खास तौर से हमारे लाहौल के
जितने भी यहाँ पे उदयपुर ब्लॉक है, हमारा केलोंग ब्लॉक है, स्पीति ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक से जितने भी युवा हैं इसमें बारंबार भाग लेते हैं। और ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है सामने, इसको क्रॉस करके भी पीछे तक गए हैं लोग। और एक और अहम खबर, टांडा के मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का नामकरण श्री जीएस बाली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रखने का फैसला सुकू सरकार ने लिया है। इसके लिए बाकायदा सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस हॉस्पिटल को लोक निर्माण विभाग ने करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। इस हॉस्पिटल के अंदर 200 बेड्स की खास व्यवस्था रखी गई है। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स अपकमिंग हैं और उसमें से एक बिल्डिंग है, वो है MCH मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। और सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उस अधिसूचना के अनुसार इस 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का नाम श्री GS बाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रखा गया है। ये भवन, ये जो 200 बेडेड भवन है, ये हमारे को एक स्कीम थी जो 2016 में हमारे को सैंक्शन हुई थी। इसकी टोटल लागत बिल्डिंग की 40 करोड़ रुपया है। और ये काम जो है वो PWD जो है वो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। काम तेज़ी से चला हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये शीघ्र ही ये काम पूरा हो जाएगा। और इसी दौरान हमारे को विभिन्न उपकरण जो इस संस्थान को चलाने के लिए चाहिए वो भी आ गए हैं और उन सब उपकरणों का इंस्टॉलेशन ग्रेजुअली हमने चालू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये सामान जो आ रहा है वो जल्दी से जल्दी यहाँ लग जाए और हमें उम्मीद है कि अतिशीघ्र ये संस्थान सुचारू रूप से चलने लगेगा। कुल्लू पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत मणिकर्ण घाटी के जरी में 1 किलो 207 ग्राम हशीश ऑयल की खेप बरामद की। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने नेपाल निवासी पंच बहादुर से यह हशीश ऑयल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नशा तस्कर को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 6 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पिछले कल दोपहर बाद जो है एक SIU की टीम जो है बरादा के नज़दीक मौजूद थी और जब वे गश्त पे थे तो गश्त के दौरान उन्हें एक नेपाली व्यक्ति पे शक हुआ और शक होने पर गांव जो है उस इलाका के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की को शामिल करके उसके बैग की तलाशी ली गई। तो बैग की तलाशी पर उसके पास 1 किलो 207 ग्राम जो है हशीश ऑयल बरामद हुआ है। और जिस व्यक्ति से ये हशीश ऑयल बरामद हुआ है उसका नाम जो है वो नेपाली है और उसका नाम पंच बहादुर है। उस पर गिरफ्तार करके जो आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट माननीय अदालत ने इसका 6 जून तक जो है पुलिस रिमांड प्रदान किया है। इस रिमांड के दौरान हम कोशिश करेंगे ये पता करने की कि ये हशीश ऑयल उसने कहाँ से प्राप्त किया था और इसे कहाँ बेचना चाह रहा था। पुलिस जिला नूरपुर में SP कार्यालय में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम से नूरपुर के तहत आने वाले सभी महत्वपूर्ण जगहों की निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर फेज 1 की महत्वपूर्ण साइट्स को इस कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। यहां से हर साइट की लाइव निगरानी इसी कंट्रोल रूम से होगी और किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी होने पर कार्रवाई भी फौरन की जाएगी। देखिए, ये एक कमांड एंड कंट्रोल रूम हमारा सेंटर बना है क्योंकि ये एक तो बॉर्डर पे स्थित है, ये जिला और न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो इफेक्टिव सर्वेलेंस के लिए और बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए फेज़ 1 में जो हमारी 10-11 साइट्स थी जहाँ से हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और जो क्रूशल चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको इससे कनेक्ट करा गया है। और यहाँ से लाइव फीड हर स्पॉट की इसी कंट्रोल रूम में रहेगी और जहाँ पर 24/7 उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। अगर कोई भी संवेदनशीलता या फिर कोई भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ होती है तो उसके बारे में यहाँ से डायरेक्टली लॉग आपके पॉइंट्स पर चली जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किन्नौर में NH5 के चोरा के पास सड़क हादसे में नेपाल मूल के 2 लोगों की मौत हो गई। इस गाड़ी में ये लोग सवार थे, वो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ बचाव दल ने दोनों के शव को निकाला। प्रशासन की ओर से SDM निचार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत दी है।
बंजार के जलोड़ा में हुए कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 पर्यटकों को निरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल तीनों पर्यटकों का निरचौक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन किया जाएगा। बता दें कि इस हादसे में 5 पर्यटक घायल हुए थे, जिसमें से 2 का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जारी है। इस हादसे में 1 पर्यटक की मौत हो गई थी। कल 6 पेशेंट्स आए थे जिनका बंजार जलोड़ा में एक्सीडेंट हुआ था, जो दिल्ली के रहने वाले थे। उसमें से हमारे जो एक पेशेंट थे गज़ला नजरीन 60 वर्षीय महिला थी, उनको वो ब्रॉड डेड थे। बाकी जो 5 पेशेंट्स हैं उनका प्राथमिक उपचार हो चुका है और कुछ पेशेंट्स में लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर्स थे वो हमने किए हैं। अभी सारे पेशेंट्स स्टेबल हैं फ़िलहाल के लिए, बट इनमें कुछ पेशेंट्स का आगे फर्दर ऑपरेशंस होने हैं जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, तो उनको उस चीज़ के लिए हम मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करेंगे, जिसमें से 2 पेशेंट हमें लग रहे हैं कि यहीं पर ट्रीट हो जाएंगे। दे आर अंडर अभी इन्वेस्टिगेशंस, एंड जो बाकी 3 पेशेंट्स हैं उनको लग रहा है कि हमें रेफ़र करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स अभी अवेटेड है, हम उसके बाद ही कन्फर्मली कुछ बता। कुल्लू के भेलिंग में एक भालू के हमले से 16 साल का किशोर घायल हो गया। दरअसल भालू ने किशोर की भेड़ बकरियों पर हमला किया था। इस दौरान जब किशोर अपनी भेड़ बकरियों को बचाने गया तो भालू ने किशोर पर हमला बोल दिया और उसे ढांक में नीचे फेंक दिया। इस बीच जब किशोर के परिजन मौके पर पहुंचे तो भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया जाता है कि ये भालू इलाके में 50 भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना चुका है। रात को 10:30 बजे के करीब में भालू आया और 50 एक भेड़ बकरियों को जख्मी किया। जब मैं बचाने गया तब मेरे ऊपर भी हमला किया, ये बाजू में लग गया। तो बेलिंग गांव में जो है ये भेड़ बकरी पालता है, तो ये बेचारा खाने गया, तो खाने की बाद जो है ये वापस जा रहे थे तो उतने को वहाँ पे टैग की थी उसने, मतलब भेड़ बकरियों के लिए भालू ने। तो कई भेड़ बकरियाँ मार दी है उसने, कई अभी घायल चला है, कोई लगभग मतलब 50-60 भेड़ बकरियों को नुकसान पहुँचाया है। तो जैसे ये भेड़ बकरियों को बचाने गई तो अचानक इस पे हमला कर दिया उसने भालू ने। तो ये चिल्लाया रोया, ये है इसकी बात जो है मतलब वो इसका पापा वगैरह गए वहाँ, तो इसको बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचा दी है। तो कुछ करना तो पड़ेगा भाई इसके लिए, नहीं तो फिर देखो ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। भेड़ बकरी भी खा रहा है, आदमी पर भी टेक कर रहा है, तो जंगलात वालों को करना तो पड़ेगा। नादौन के करड़ी गांव के युवा ने फूलों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनने का सभी को संदेश दिया है। फूलों के उत्पादन से यहां के युवाओं को सालाना आमदनी 5 से 6 लाख तक हो रही है। युवाओं का कहना है कि उद्यान विभाग ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उद्यान विभाग की माने तो हमीरपुर जिले में लगभग 7.5 हेक्टेयर भूमि पर 30 के करीब किसान फूलों की खेती कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। जो फार्मर है हमने उसको ग्रीन हाउस, पहले तो हमने उसको कार्नेशन का काम करने के लिए ग्रीन हाउस दिया, उसके बाद उसको पैक हाउस की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको पैक हाउस भी के ऊपर सब्सिडी दी, बोरवेल और उसको वाटर स्टोरेज टैंक, क्योंकि उसको पानी की कमी हो रही थी फूलों में काम करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको वाटर स्टोरेज टैंक भी दिया। डिपार्टमेंट की तरफ से अपने को इंफॉर्मेशन मिली कि ये ऐसे ऐसे आप इसमें सब्सिडी का प्रावधान है और वो बाकी जो गाइडेंस उन्होंने दी, तो उसके बाद हमने ये पॉली हाउस लगवाया और ये कार्नेशन की खेती करी है जी। कार्नेशन की खेती करने से ये हुआ कि हमारी आजीविका जो है वो बढ़िया से चलने लगी है और इसमें किसान के लिए आप मानिए कि दूसरी खेती से जो हम पारंपरिक खेती करते हैं उससे बहुत बढ़िया स्कोप है। पहले मतलब पेट्रोल पंप पे काम करता था, वहाँ पे 10-15 हज़ार मिलते थे। फिर मुझे शौक भी था फूलों का, फिर हॉर्टिकल्चर दफ्तर से मैंने मतलब सलाह ली और निशा मैम है, इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। मेरे प्रोजेक्ट में कम से कम 70-80 लाख की लागत से बना है ये, तो अभी अच्छी इनकम हो रही है मेरी, मतलब 5 लाख तो लेके चलो सालाना। मैंने यहाँ पे विभाग में नई इस ब्लॉक में आई थी, तो ये लोगों ने संपर्क किया, तब इनके पास इस तरफ की मोटिवेशन नहीं थी और एक तरह से प्राइवेट जॉब करते थे, बेरोजगारी थे। तो हम लोगों ने विभाग की तरफ से इनको ये थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप लोग ग्रीन हाउस लगाएं और कार्नेशन का काम करें, जिसका अच्छा स्कोप है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। आप भी तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।